हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक जूलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के पेपर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग पीएससी एग्जामिनेशंस। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज honey is believed to be highly nutritious. 200 gram of honey provides the same nourishment as it. 330 gram meat. First. Second is 11.5 liter of milk. Third, 1.6 kilogram cream and 0.8 kilogram of spinach. Choose the correct options. So here honey, we all know that honey is highly nutritious and energy dense food, and nutritional comparison of 200 gram of honey generally show it provides same energy as 330 gram of meat. So it is equivalent to 330 gram of meat and 11.5 milliliter of milk and 1.6 kilogram of cream. So here these all are correct for the nutrition. 200 gram of honey provides this much of the energy, and 0.8 kilogram spinach is very less amount because spinach is rich in micronutrient but very low in calories compared to honey. So the nourishment is in term of calorie value or energy is not equivalent to the honey. That's why first, second and third, these three options are correct for this questions. So option number D is the correct. In the next question, the caterpillars of silkworm are subject to a severe hereditary disease known as peregrine disease. It is caused by which factor? So this is very important question and this is favorite question of every PSC examination, because आप यहाँ पे हरियाणा वाला पीएससी वाला पेपर देख लीजिए, आरपीएससी वाला पेपर देख लीजिए, एमपीपीएससी वाला पेपर देख लीजिए, कहीं पे भी आप देखेंगे कि ये पेब्रिन डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिल्कवर्म के अंदर पेब्रिन जो डिजीज होती है ये एक हेरिडिटरी प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोन पैरासाइट जो कि नोसेमा बॉम्बिसिस है ये कोज करता है, और this protozoan parasite which is known as Nosema bombycis, it is belongs to the group of microsporidia जो कि स्पोर फॉर्म करते हैं। We all know that generally parasites जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मिंग ही होते हैं, बिकॉज उनको न्यूट्रिशन लेने के लिए वहाँ एज ए स्पोर के फॉर्म में वो रहते हैं। उनमें कोई वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम या वेल डेवलप्ड कोई सिस्टम्स नहीं होते हैं, और वैसे प्रोटोजोआ में तो कोई सिस्टम्स होते ही नहीं है। तो प्रोटोजोन पैरासाइट है ये। इसके अलावा ये जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से हो सकती है, मतलब ये पेरेंट्स से भी हो सकती है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग भी हो सकती है वाया द एग्स। और इसके जो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इसमें पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगी सिल्कवर्म में। इस जो बॉम्बिक्स मोराई है उसके अंदर पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा उसकी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देंगे एंड अनइवन कोकून फॉर्मेशन होगा और हाई मोटिलिटी इन द लार्वी। लार्वी के अंदर काफी ज्यादा हाई मोटिलिटी देखी जाएगी। तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं इस वाली डिजीज में। अब यहाँ बात करें टेकिना फ्लाइज, तो ये टेकिना फ्लाइज इस तरह की को डिस्पोज नहीं करेगी। बैक्टीरियल डिजीज देखें सिल्कवर्म की, तो बैक्टीरिया भी कुछ यहाँ पे डिजीज पोज करते हैं जिसको बोला जाता है फ्लेचेरी डिजीज। सो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लेचेरी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से होती है सिल्कवर्म के अंदर, और फंगल डिजीज
फंगल डिजीज भी हैं कुछ जो हैं मस्कार्डिन डिजीज। मस्कार्डिन डिजीज, अब तक पेब्रिन डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो सिल्क वर्म के अंदर बैक्टीरियल डिजीज है वो है फ्लैचेरी एंड फंगल डिजीज है वो है मस्कार्डिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोजोन पैरासाइट नोसेमा बॉम्बिसिस causes the pebrine disease in the Bombyx mori. Option number C is the correct answer. Next question, काला अजार और डमडम फीवर इज कॉज्ड बाय विच फैक्टर? सो ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। काला अजार हर एग्जाम में आपको लाइफ साइंसेज से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो काला अजार जिसको डमडम फीवर भी बोला जाता है और इसको लिशमेनियसिस भी बोला जाता है, लिशमेनियसिस। तो अब नाम से आपको पता लिशमेनियसिस या फिर इसको विसरल लिशमेनियसिस बोला जाता है। और ये कोज होता है लिशमेनिया डोनोवानी। ये भी एक क्या है, एक प्रोटोजोन है और ये काफी एक क्रोनिक और फेटल डिजीज है। अगर इसको टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये काफी ज्यादा फेटल और क्रोनिक डिजीज बन सकती है। और इसमें जो वेक्टर इसको ट्रांसमिट करता है दैट इज सैंड फ्लाई। सो दिस इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई which is no scientific name of this is the Plebotomus argentifus. So this is the scientific name of the sandfly which transmit this leishmaniasis disease, and Leishmania donovani is a protozoa. This is the protozoan. If we talk about ant amoeba, it causes amoebiasis disease. If we talk about Taenia, this is the Taenia is the tapeworm and Taenia causes Taeniasis disease. And Trypanosoma gambius causes sleeping sickness. There are different type of sleeping sickness like African sleeping sickness and American sleeping sickness. So Trypanosoma gambius causes African sleeping sickness. So option number A is the correct for this question. Next question, which of the following is commonly nicknamed as grand old man of the intestine? तो इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई ऐसा जो पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस या जियार्डिया ड्यूओडिनेलिस इसका नाम है, और जियार्डिया is nicknamed as grand old man of the intestine because due to its long standing evolutionary presence and association with intestinal infections. तो ये काफी evolutionary टाइम से काफी सालों से ये जो ह्यूमन की या फिर अदर ऑर्गेनिज्म की इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, इस वजह से इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन बोला गया है। सिलेटियम, इसके अलावा जियार्डिया के अंदर जो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस है, जियार्डिया ड्यूओडिनलिस है, ये कॉमनली इंटेस्टाइनल डिजीज है जियार्डियसिस। इसके सिम्टम्स की बात करें तो डायरिया होना, क्रैम्प, ब्लोटिंग और फैटिक कंडीशन हो जाती है। और इसका जो जनरली ट्रांसमिशन है वो है ट्रांसमिशन बाय कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड फूड, इसकी वजह से होता है। और इसको नॉर्थ अमेरिका में इसको बीवर फीवर भी बोला जाता है, बीवर फीवर इन नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे सीरेटियम की बात करें तो सीरेटियम एक डाइनोफ्लेजिलेट है, ये कोई पैरासाइटिक नहीं है। और वॉल्बॉक्स एक ग्रीन एल्गी है जो कि कॉलोनियल ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और ये फोटोसिंथेसिस करती है, इसका कोई पैरासिटिज्म से कोई रिलेशन नहीं है। डिफ्यूजिया एक प्रोटोजोन है जिसके अंदर टेस्ट या ट्यूनिक
जो कि शेल प्रेजेंट रहता है। तो ये भी पैरासाइटिक नहीं है, इसके अंदर शेल प्रेजेंट रहता है। और ये एक फ्रेश वाटर अमीबा है। डिफ्यूजिया इज अ फ्रेश वाटर अमीबा। So this is about this question. Option number B is the correct for this question. Next question. This is the last question of this video because जो इकोनॉमिक zoology है उससे कम ही क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो by which parasite filariasis और elephantiasis occur? तो ये अगेन ये भी एक काफी फेवरेट क्वेश्चन है, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड हर एक एग्जाम में फिलीरियसिस और एलिफेंटियासिस पूछा ही जाता है। तो इसका पैरासाइट क्या है? Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti is a parasite for elephantiasis disease। और एलिफेंटियासिस ये जो Wuchereria bancrofti है ये जनरली एक राउंड वर्म है। दिस इज द राउंड वर्म, जो क्या है एक निमेटोड है। So this parasite is belongs to the nematoda, and this parasite block the lymphatic vessels and leading to severe swelling of limbs and scrotum and other body parts। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है कुछ बॉडी पार्ट्स के अंदर। और ये इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है एलिफेंटियासिस के। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये मॉस्किटो से फैलता है। और जनरली इसमें बहुत सारे मॉस्किटोज लाइक क्यूलेक्स से भी फैल सकता है, एडीज से भी फैल सकता है, इसके अलावा एनोफिलीज से भी फैल सकता है। तो किसी भी जनरली जो मोस्ट पॉपुलर जितने भी मॉस्किटोज हैं उनसे ये ट्रांसमिटेड हो सकता है। इसके अलावा अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें 2 होस्ट हैं, एक मॉस्किटो और एक ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स इसमें डेफिनेटिव होस्ट है और मॉस्किटो एज ए वेक्टर की तरह वर्क करेगा। अगर एलिफेंटियासिस की सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, रिपीटेड फीवर भी हो सकता है, लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन होता है, और लिम्स और जेनाइटल पार्ट्स में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जेनाइटल पार्ट में और लिम्स में इसमें काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। और जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एलिफेंटियासिस मतलब इसमें इसको हिंदी में हाथी पांव रोग बोला जाता है। तो हाथी के जैसे इसके फूट है वो हाथी के जितने जैसे एलिफेंट के जैसे दिखने लग जाते हैं। तो ये है फिलीरियसिस के बारे में। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूओडिनल्स। एनसाइक्लोस्टोमा क्या है? यहाँ पे एक हुकवर्म है जो कि एनीमिया कोज करता है। सो एनसाइक्लोस्टोमा इज अ हुकवर्म which causes anemia। एंड एस्केरिस फ्लुम्ब्रिकोइड्स, हमें पता है एस्केरिस अगेन ये भी एक राउंड वर्म है जो कोज करता है एस्केरियसिस। एंटेरोबियस क्या है? एक पिन वर्म है, इसको पिन वर्म बोला जाता है, एंटेरोबियसिस। सो दिस causes enterobiasis disease स्पेशली मोस्टली इन द चिल्ड्रंस। तो ये चिल्ड्रंस के अंदर कोज करता है एंटेरोबियसिस डिजीज। सो दिस इज अबाउट economic zoology। I hope these questions will boost your little bit knowledge, and I hope this video will helpful for you। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं देख रही हूँ कि इसमें काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस बनाने का। तो आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।